हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के फिफ्थ सेमेस्टर के पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया भारत में राजनीतिक प्रक्रिया नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपके डीएससी 15 का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। इसमें हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसी वेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के फिफ्थ सेमेस्टर की पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया सब्जेक्ट की सेकंड यूनिट के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने इसकी फर्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे, और जो आज की हमारी यूनिट रहने वाली है वो हमारी यूनिट सेकंड का चैप्टर नंबर 4 रहने वाला है, जिसमें हम चुनावी प्रक्रिया, चुनाव आयोग और चुनाव आधार सुधार के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट सोचिए, अगर चुनाव ही ना हो तो लोकतंत्र का क्या होगा? कौन तय करेगा कि देश की बागडोर किसके हाथ में होनी चाहिए? तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इस चैप्टर की शुरुआत एक परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे, भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। यहाँ जनता अपने प्रतिनिधित्व को प्रत्यक्ष चुनाव के जरिए चुनती है। तो भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। यहाँ जो जनता है वो अपने प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से ही चुनती है। चुनाव वह प्रक्रिया है जिससे लोकतंत्र में जनता की भागीदारी और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी स्वतंत्र चुनाव आयोग की होती है। तो जो चुनाव है वो सिर्फ सत्ता का खेल ही नहीं है, बल्कि जनता की भागीदारी और लोकतंत्र की आत्मा भी है। और जो भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी गई है वो स्वतंत्र चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दी गई है। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है भारत में चुनाव। तो अब हम भारत में चुनाव देख लेते हैं कि भारत में चुनाव कैसे होता है। तो भारत में प्रथम आम चुनाव 1951 से 52 में हुए। चुनाव भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की मूल आत्मा है। तो जो भारत में पहला आम चुनाव हुआ था वो 1951 से 1952 में हुआ था, और चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था की मूल आत्मा मानी जाती है। तो संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो जो हमारा भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के हमारे अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो चुनाव का उद्देश्य क्या है, उन उद्देश्यों के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें आता है जनता की राय जानना, सरकार का गठन कराना और लोकतंत्र को बनाए रखना। तो ये सभी हमारे चुनाव के उद्देश्य है। तो स्टूडेंट, जब 1951 में जब भारत में पहली बार आम चुनाव हुए तो लाखों लोग पहली बार वोट देने निकले। गाँव में लाइनें लगी, बूढ़े बच्चे सभी के चेहरे पर उत्साह था, और यह आज़ादी के बाद भारत का पहला बड़ा लोकतांत्रिक उत्सव था। तो यही था हमारा भारत में चुनाव। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा चुनाव के प्रकार को लेकर आता है। तो अब हम देख लेते हैं जो चुनाव है वो किन किन स्तरों पर होता है, चुनाव कितने प्रकार के होते हैं। तो भारत में चुनाव कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग स्तरों पर चुनाव होते हैं। फर्स्ट हमारा आता है लोकसभा चुनाव। पूरे देश में हर 5 साल में प्रत्यक्ष चुनाव। तो जो लोकसभा चुनाव होता है ये पूरे देश में हर 5 साल में होता है, और ये एक प्रत्यक्ष चुनाव होता है। दूसरा जो चुनाव आता है वो हमारा राज्य विधानसभा चुनाव आता है, जो प्रत्येक राज्य में हर 5 साल में होता है, और ये भी एक प्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो राज्य विधानसभा का भी हर 5 साल में चुनाव होता है हर राज्य में, और ये भी एक प्रत्यक्ष चुनाव होता है। थर्ड जो चुनाव आता है वो राष्ट्रपति चुनाव आता है, जिससे जो कि अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। सांसदों और राज्य विधानसभाओं के सदस्य द्वारा ये चुनाव होता है। तो जो राष्ट्रपति चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, और इसमें सांसद और विधायकों द्वारा ये चुनाव होता है। और तो जो हमारा चुनाव आता है वो आता है राज्यसभा चुनाव। ये भी आपका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, जिसमें भी राज्य विधानसभा के सदस्य चुनते हैं। फिफ्थ जो आता है वो हमारा स्थानीय निकाय चुनाव आता है, जिसमें पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव आते हैं। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन से अनिवार्य हुए। तो जो हमारे स्थानीय निकाय चुनाव है वे पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव होते हैं, जो कि 73वें और 74वें संशोधन में अनिवार्य हुए थे। तो यही थे हमारे चुनाव के प्रकार, जिसमें हमने 5 तरह के चुनाव देखे: लोकसभा चुनाव, राज्य विधानसभा चुनाव, राष्ट्रपति चुनाव, राज्यसभा चुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव। तो यही थे हमारे चुनाव के प्रकार। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा चुनावी प्रक्रिया को लेकर आता है।
तो भारत में चुनावी प्रक्रिया के मुख्य चरण। तो अब हम जो भारत की चुनाव प्रक्रिया है उसको समझ लेते हैं। ये हमारी कई चरणों से होकर गुजरती है। तो प्रोसेस ऑफ इलेक्शन इन इंडिया देख लेते हैं, जिसमें हमारा जो फर्स्ट चरण आता है वो आता है निर्वाचन क्षेत्र का गठन। पूरे देश राज्य को विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। तो सबसे पहले देश राज्य को अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बांटना होता है। उसके बाद मतदाता सूची, वोटर लिस्ट, पात्र नागरिकों के नाम दर्ज किए जाते हैं। तो जो भी योग्य नागरिकों होते हैं उनके नाम दर्ज किए जाते हैं। उसके बाद नामांकन प्रक्रिया, उम्मीदवार अपने पर्चे दाखिल करते हैं। तो जो भी उम्मीदवार जो भी इलेक्शन में खड़े होना चाहते हैं वैसे भी अपना पर्चा भरते हैं। फोर्थ, फिर उसके बाद आता है नामांकन की जांच और वापसी। तो गलत पर्चे खारिज, उम्मीदवार चाहे तो नाम वापस ले सकते हैं। तो जो गलत पर्चे होते हैं उनको रद्द कर दिया जाता है और चाहे तो नाम भी वापस ले सकते हैं। फिफ्थ आता है चुनाव प्रचार, जिसमें दल और उम्मीदवार अपना एजेंडा जनता के सामने रखते हैं। जो कि चुनाव प्रचार आप देखते हैं, जैसे कि कोई नेता अगर बनता है तो वो नेता बनने से पहले अपने कुछ वादे रखता है कि अगर हम नेता बन जाते हैं तो हम सड़कों का विकास करवा देंगे, विद्यालयों का विकास करवा देंगे। भले ही ये बात सच साबित ना हो, लेकिन ये चुनाव प्रचार में वे अपना एजेंडा रखते हैं। सिक्स्थ आता है मतदान, जिसमें ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान होता है। उसके बाद जो मतदान है वो होता है, वोटिंग होती है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के माध्यम से होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। उसके बाद आती है मतगणना और परिणाम। तो गिनती के बाद जो विजेता है उसको घोषित कर दिया जाता है। इसी के साथ जो चुनाव प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाती है। तो एक चुनाव को समझिए जैसे शादी का बड़ा आयोजन होगा। पहले गेस्ट लिस्ट, मतदाता सूची बनाई, फिर निमंत्रण दिया जिसमें नामांकन किया, फिर सजावट और प्रचार करा जिसमें प्रचार किया, और आखिर में शादी का असली दिन यानी कि मतदान हो गया। और आखिर में तय होता है कि दूल्हा दुल्हन कौन हो गया, यानी विजेता कौन होगा। तो यही हमने आपको एक उदाहरण के माध्यम से जो चुनाव की प्रक्रिया है भारत में वो भी मैंने आपको बता दी है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है भारत में चुनाव, भारत का चुनाव आयोग। तो अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, निर्वाचन सदन है भारतीय निर्वाचन आयोग, उसको समझ लेते हैं। तो भारत का चुनाव आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत गठित हुआ। ये एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। तो जो भारतीय चुनाव आयोग है ये एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है जो कि संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत गठित हुआ था। इसकी संरचना देख लेते हैं। तो इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, चीफ इलेक्शन कमीशन सीईसी, और एक अन्य चुनाव आयुक्त होता है। तो ये तो इसकी संरचना हो गई। इसके बाद इसके कार्य देख लेते हैं क्या क्या कार्य है। कार्य में हम देखें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना, चुनाव आचार संहिता लागू कराना, मतदाता सूची बनाना, साथ ही राजनीतिक दलों को मान्यता देना और चुनाव चिन्ह आवंटित करना, चुनाव खर्च और प्रचार पर निगरानी रखना। तो ये सभी जो हमारा भारतीय चुनाव आयोग है उसके कुछ मुख्य कार्य है। तो चुनाव आयोग लोकतंत्र का रेफरी है जो सुनिश्चित करता है कि खेल ईमानदारी से हो। तो यही था हमारा भारत का चुनाव आयोग। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है भारत में चुनाव सुधार। तो अब हम भारत में चुनाव सुधार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भारत में समय समय पर चुनाव सुधार किए गए। तो समय समय पर कई सुधार किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला आया मतदान की आयु घटाई गई, जो कि 1989 में 61वां संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके की गई थी, जिसमें जो मतदान की आयु थी वो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो सबसे पहले मतदान की आयु घटाई गई 1989 के 61वें संशोधन में, जिसमें 21 से 18 वर्ष कर दी गई। सेकंड, ईवीएम और वीवीपीएटी का प्रयोग हो गया। तो जो ईवीएम और वीवीपीएटी है उसका उपयोग होने लगा पारदर्शिता और धांधली रोकने के लिए। थर्ड आया नोटा नॉन ऑफ द अबोव, अर्थात जो मतदाता है वो चाहे तो सभी को नकार भी सकता है। जो हमारा नन करके नो अबोव करके ऑप्शन आता है वो भी अब आने लगा है। यदि मतदाता किसी को वोट नहीं देना चाहता है तो वो नोटा पे क्लिक भी कर सकता है। फोर्थ आता है आचार संहिता। तो चुनाव के समय दलों को नियमों का पालन करना होता है। तो जब चुनाव चलते हैं तो उस समय नियमों का पालन जरूरी होता है। फिफ्थ आता है धन और बाहुबल पर नियंत्रण। चुनाव खर्च की सीमा तय की जाती है। तो जो खर्च सीमा तय है वो भी उसी समय तय कर ली जाती है। सिक्स्थ आता है आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों पर रोक। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से सुधार लागू। तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसमें आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों पर रोक लगाई गई है। तो यही थे हमारे जो भारत में चुनाव सुधार है। इन्हीं माध्यम से हमारे भारत में चुनाव सुधार किया गया है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है मतदान व्यवहार के सामाजिक निर्धारक कारक।
तो जो मतदान व्यवहार है उसके कुछ सामाजिक निर्धारक भी है, उनको देख लेते हैं। तो भारत में लोग केवल पार्टी और उम्मीदवार देखकर वोट नहीं देते, बल्कि कई सामाजिक कारक भी असर डालते हैं। तो जो भारत में लोग हैं वे केवल पार्टी और उम्मीदवार देखकर ही वोट नहीं देते, बल्कि कई सामाजिक कारक भी उन पर असर डालते हैं, जैसे कि जाति हो गए, धर्म हो गया, वर्ग हो गया। तो जाति कास्ट भारतीय राजनीति पर इसका गहरा प्रभाव रहा है। सेकंड है धर्म और संप्रदाय, रिलीजन कम्युनिटी। हर कोई व्यक्ति सोचता है कि हमारे धर्म का, हमारे संप्रदाय का, हमारी जाति का, हमारे वर्ग का व्यक्ति चुनाव में आए ताकि वो हमें सपोर्ट करे, हमारी बातें सुने। थर्ड आता है वर्ग क्लास, जैसे गरीब, मध्यम वर्ग, अमीर का अलग झुकाव। लिंग आता है जेंडर, महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी अब पहले से कुछ ज्यादा बढ़ी है, पहले कम थी। फिफ्थ आता है क्षेत्र, रीजन, क्षेत्रीय असीमितता और भाषा पर आधारित मतदान, क्षेत्रीय पहचान और भाषा हो गई। सिक्स्थ आता है मीडिया और प्रचार, जैसे टीवी, सोशल मीडिया, रैलियां, वोटरों को ये सभी जो प्रचार है ये सभी प्रभावित करती है। सिक्स्थ आता है नेतृत्व का करिश्मा, अर्थात जो नेहरू, गांधी, इंदिरा गांधी, मोदी जैसे नेता का आता है। तो इन सभी नेताओं का सीधा प्रभाव पड़ता है। तो यही था हमारे मतदान व्यवहार के सामाजिक निर्धारक कारक। तो स्टूडेंट सोचिए, गांव में चुनाव है, हर कोई अलग वजह से वोट देता है, कोई जाति देखकर, कोई धर्म देखकर, कोई इसलिए क्योंकि नेता ने स्कूल बनवाया है। तो यही है भारत का असली लोकतंत्र, रंग बिरंगे कारण, लेकिन मंजिल सभी की एक है। तो यही था हमारे मतदान व्यवहार के सामाजिक निर्धारक कारक। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा सारांश आता है। तो अब हम एक पूरे चैप्टर का एक छोटा सा सारांश देख लेते हैं। तो सारांश में हम सबसे पहले देखेंगे, चुनाव लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। भारत में विभिन्न स्तरों पर चुनाव होते हैं, लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा, स्थानीय निकाय। तो जो लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है वो चुनाव को माना जाता है, क्योंकि इससे ही लोकतंत्र स्थापित हो पाता है। तो भारत में जो चुनाव होते हैं वे अलग अलग चुनाव होते हैं, जैसे कि लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा, स्थानीय निकाय के चुनाव। तो चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है जो चुनाव कराती है। तो जो चुनाव आयोग है वो एक स्वतंत्र संस्था होती है ताकि वो निष्पक्ष चुनाव करा सके। कई सुधार भी हुए, जैसे कि ईवीएम, वीवीपीएटी, नोटा, खर्च सीमा आदि ये सब तय करके। भारत में मतदान व्यवहार केवल नीतियों पर नहीं बल्कि जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र और नेताओं के प्रभाव पर भी आधारित है। तो जो भारत में मतदान व्यवहार है वो अलग सामाजिक कारकों पर भी आधारित होता है। तो स्टूडेंट, जो चुनाव है वो भारत के लोकतंत्र का उत्सव है, और यह सिर्फ वोट डालना नहीं बल्कि यह तय करना है कि देश का भविष्य किस दिशा में जाएगा। तो स्टूडेंट, यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर सेकंड का चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होता है। और साथ ही जो हमारी यूनिट नंबर सेकंड है वो भी कंप्लीट होती है, क्योंकि यूनिट नंबर सेकंड में हमारा टोटल एक ही चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो ये थी आपकी सेकंड यूनिट, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। एंड अगर किसी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई भी डाउट या किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। एंड अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहाँ हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर 3 के बारे में, जिसमें हम धर्म और राजनीति के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका हम चैप्टर नंबर 5 देखेंगे, धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता पर बहस। तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर रहने वाला है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।